You can see textbook question number 9 on your screen. Vaibhav, Sanjay and Santosh are partners and the ratio is given in adjustment number 4. Profit sharing ratio is 8:4:3. इनका profit sharing ratio 8:4:3 है. ओके, हाउ डू आई नो दैट कि ये जो प्रॉब्लम है इसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है. इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन योर एडजस्टमेंट दैट संतोष डिक्लेयर इंसॉल्वेंट. संतोष जो थर्ड पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो गया एंड फर्म डिज़ोल्व, और उसके वजह से ये जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिज़ोल्व हो गई. सो जैसे कि मैंने आपको अभी तक जितने भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉब्लम एक्सप्लेन किए हैं मेरे वीडियो लेक्चर में, उसमें हमेशा मैंने आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन असेट साइड से किस तरह स्टार्ट किया जाता है वो बताया था. जैसे इस प्रॉब्लम में भी हम शुरुआत असेट से करेंगे. तो असेट्स में देखिए मशीनरी है, गुडविल है, स्टॉक एंड डेटर है. ये जो 3 असेट्स है ये मैं सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करूँगा टू सन्ड्री असेट्स. मशीनरी 6000, गुडविल 9000, स्टॉक एंड डेटर कंबाइन 57,000. तो इन तीनों का टोटल आ जाएगा 72,000. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन टू द असेट साइड. एज यू नो दैट कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में दिया होगा तो हम उसको डिवाइड करते हैं पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में. बट इन दिस प्रॉब्लम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज गिवन टू द असेट साइड. सो हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में. ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो अगर असेट साइड में आता है तो वो लॉस होता है, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लाइबिलिटी साइड में होगा तो वो इनका पिछले साल का प्रॉफिट होता है. तो ये पिछले साल का लॉस है 18,000. मैं 8:4:3 में डिवाइड कर रहा हूँ. देखो तो इसका पोस्टिंग मैं करूँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में. टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9,600, 4,800 एंड 3,600. ये क्या किया मैंने, दैट इज 8:4:3 का टोटल 15 आ रहा है. 15 से मैंने 18,000 को डिवाइड किया. जो भी मुझे आंसर मिला, जैसे 1,200 आंसर मिला मुझे, देन 1,200 से इंटू 8 किया 9,600, इंटू 4 किया 4,800 एंड इंटू 3 किया तो 3,600. आफ्टर दैट संतोष का कैपिटल देखो असेट साइड में दिया है, तो जब हम इसका पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करेंगे तो ऑब्वियसली वो डेबिट साइड में करेंगे. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,000. In this way, my asset side is completed. Now moving to the liability side. So in liability side, I can easily say that, see that capital account of Vaibhav and Sanjay मुझे दिया है 36,000 and 27,000. So partners capital के क्रेडिट में मैं उसे शिफ्ट करता हूँ. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000 and 27,000. आफ्टर दैट क्रेडिटर, देखो एक ही लाइबिलिटी क्रेडिटर है वो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट करने जा रहा हूँ. तो अभी आपके मन में ये डाउट आ जाएगा कि उधर और एक लाइबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्यों शिफ्ट नहीं करोगे. देखो स्टूडेंट्स, बैंक ओवरड्राफ्ट रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, लेकिन कभी अगर किसी प्रॉब्लम में बैंक बैलेंस भी है और बैंक ओवरड्राफ्ट भी है तो हम बैंक का जो बैलेंस है वो बैंक के डेबिट साइड में लिखेंगे. इसका मतलब उनके बैंक में पैसा है. लेकिन इस प्रॉब्लम में देखिए बैंक बैलेंस नहीं है. हमें बैंक अकाउंट हमने बना के रखा है बट बैंक में बैलेंस ही नहीं है, बैंक ओवरड्राफ्ट है. इसका मतलब इस पार्टनरशिप फर्म के पास बैंक में पैसा कुछ भी नहीं है, उल्टा इनका बैंक ओवरड्राफ्ट चल रहा है. मतलब इनके ही सर पे बैंक का 18,000 का कर्जा है. तो अगर किसी डिसोल्यूशन के प्रॉब्लम में आपको सिर्फ बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होगा, बैंक बैलेंस नहीं दिया होगा असेट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड में शिफ्ट करना है. ओके, वापस एक बार समझ लो. अगर इसी प्रॉब्लम में कैश बैलेंस होता तो कैश बैलेंस में कैश अकाउंट बना था, बैंक के बदले में कैश अकाउंट बना था, कैश बैलेंस में लिखता टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. अगर वो असेट साइड में होता तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर मैं बैंक ओवरड्राफ्ट का जो अमाउंट है ना वो मैं
मैं वो रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट कर देता। बट इस प्रॉब्लम में ना इनके पास कैश बैलेंस है, ना इनके पास बैंक बैलेंस है, और हमें बैंक अकाउंट तो बनाना है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। तो इनके पास बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन वो माइनस में है, नेगेटिव में है, और इसलिए उधर बैंक ओवरड्राफ्ट शो किया है। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये मैं क्रेडिट साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ बाय। ओके, बिफोर दैट मैं लाइबिलिटी क्रेडिटर पहले मैं जैसे मैंने आपको बताया वो पहले लिख देता हूँ बाय क्रेडिटर 12,000, और अभी जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो मैं शिफ्ट करता हूँ बैंक अकाउंट के। देखो क्रेडिट साइड में नॉर्मली हम बैंक का बैलेंस जब असेट पे दिया होता है तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं। इस प्रॉब्लम में बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसलिए बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड में शिफ्ट होगा। जैसे कि मैंने हमेशा आपको रूल बताया है, व्हेनेवर कोई भी अकाउंट का बैलेंस शीट से बाहर निकलता है तब वो अकाउंट में ऑपोजिट की तरफ जाता है। जैसे देखो संतोष का कैपिटल अकाउंट असेट में था, उसका ओपनिंग बैलेंस जब अकाउंट में लिखा तो हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। वैसे ही बाकी दोनों पार्टनर का बैलेंस क्रेडिट लाइबिलिटी साइड में था, तो अकाउंट में लिखते समय हमने उसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा। इसी तरह बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी में है, तो जब वो बैंक अकाउंट में मैं लिखूंगा तो वो क्रेडिट साइड में चला जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड ऑल दी बैलेंस शीट पोस्टिंग। तो अब चलिए वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है, इनका असेट रियलाइज हुआ है। देखो पार्टनर इंसॉल्वेंट होने के बाद उधर क्लियरली दिया है द असेट रियलाइज एज अंडर, क्या क्या असेट रियलाइज हुआ है। स्टॉक एंड डेटर का 54,000, गुडविल में इनको कुछ नहीं मिला, गुडविल का ज़ीरो नील है। और मशीनरी बुक वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें बैलेंस शीट में दिया है, सो मशीनरी का 6,000। तो आपको पता है जब ये रियलाइज़ होता है तो हम उसका एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में करते हैं और हेडिंग देते हैं बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब ये सब प्रॉपर्टी बेच के इन्होंने पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। सो बाय बैंक अकाउंट स्टॉक एंड डेटर 54,000, गुडविल नील एंड मशीनरी 6,000, 60,000। अब चाहिए तो आप गुडविल नहीं भी दिखा सकते, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग पोस्टिंग बताने वाला हूँ, इसलिए मैंने गुडविल भी शो किया, अमाउंट की जगह मैंने नील कर दिया। अब ये मैंने रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बैंक लिखा है, तो ऑब्वियसली इसका सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000। सो माई फर्स्ट एडजस्टमेंट इज कंप्लीटेड। मूविंग टू सेकेंड एडजस्टमेंट, क्रेडिटर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 10%। अब इनका क्रेडिटर कितना देखो, क्रेडिटर इनका 12,000 है, 12,000 है। तो जब ये क्रेडिटर के पास गए ये बताने के लिए दैट वी आर गोइंग टू क्लोज आवर फर्म, हमारा एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और अब हम हमारा ये फर्म क्लोज करने जा रहे हैं, तो बेचारे क्रेडिटर ने भी इन पे तरस खा के इनको 10% का डिस्काउंट दे दिया ना। 12,000 का 10% हो जाएगा 1,200। तो डिस्काउंट तो आपको पता है, डिस्काउंट जब भी हम कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं हमें सामने वाला डिस्काउंट दे रहा है, मतलब हमें उतना पैसा कम देना पड़ता है। तो जब ये क्रेडिटर का 12,000 पे करने के लिए गए तो क्रेडिटर ने इन्हें 10% का डिस्काउंट दिया, मतलब अभी इन्हें 12,000 पे नहीं करना है, 12,000 का 10% होगा 1,200। सो 12,000 माइनस 1,200, तो इनको पे करना होगा 10,800। तो मैंने आपको बता दिया ये 10,800 किधर से आया, दैट इज़ 12,000 ऑफ क्रेडिटर, उसका 10% 1,200, वो मैंने 12,000 में से माइनस किया, आई विल गेट 10,800। बट इसी के साथ जो एडजस्टमेंट नंबर 5 है, एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है 9,000 का, वो भी इन्होंने क्लियर किया है। मतलब इन पे एक लाइबिलिटी था 9,000 पे करना था, एक कंटीजेंट लाइबिलिटी मीन्स दैट काइंड ऑफ लाइबिलिटी विच इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, लेकिन इनको ये लाइबिलिटी पे करना था तो वो भी उन्होंने पे कर दिया। इसका मतलब दो पेमेंट इन्होंने किया है, क्रेडिटर को पेमेंट किया है 10,800 का और कंटीजेंट लाइबिलिटी का पेमेंट किया है 9,000 का। अगेन किसने पे किया है नाम नहीं दिया है, तो हम इधर बैंक अकाउंट लिखेंगे, किधर लिखेंगे, डेबिट साइड, बिकॉज क्रेडिटर का पहला पोस्टिंग हमने रियलाइजेशन के क्रेडिट में किया है। तो अब क्रेडिटर से रिलेटेड कोई भी पोस्टिंग आएगा तो डेबिट साइड में होगा। सो टू
बैंक अकाउंट creditor 10,800 and contingent liability 9,000, 19,800. Again, the rule of double entry, इसका सेकेंड पोस्टिंग बैंक अकाउंट के क्रेडिट में होगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट 19,800. सो इन दिस वे एडजस्टमेंट नंबर 1 हो गया मेरा, 2 हो गया, 4 तो सिर्फ आपको रेशो बताया है और 5 भी हो गया. now आज का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि संतोष इंसॉल्वेंट हो गया और वो अपने घर पे जाके अपने प्राइवेट एस्टेट से जितना भी पैसा उसको फर्म को देना था, जितना भी उसका लाइबिलिटी था, जितना भी उसका डेप्ट था, उसके सिर्फ 20 पैसा इन अ रुपी मतलब 25% ही पेमेंट वो कर सका. रिमेनिंग 75% का हेल्प उसको बाकी दोनों पार्टनर ने किया है. बट वो एडजस्टमेंट करने से पहले हम पहले हमारा रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज कर लेते हैं. देखो ऑब्वियसली इन्हें लॉस होगा, सो डेबिट साइड हेवी आएगा 91,800. सेम आई विल पोस्ट टू द क्रेडिट साइड 91,800 एंड इफ आई डिडक्ट दैट 12,000 and 60,000 इट विल बी 19,800. ये जो लॉस हो गया, ये 19,800 जो लॉस है अगेन मैं 8:4:3 के रेशो में बांटूंगा. सो बाय पार्टनर्स कैपिटल वैभव को 10,560, संजय को 5,280 एंड संतोष को 3,960. इतना पैसा इन पे लॉस हो गया इनको. तो अगेन इसका सेकेंड एंट्री हम रियलाइजेशन के क्रेडिट में मैंने बाय पार्टनर्स कैपिटल लिखा है. इसका मतलब इसका सेकेंड एंट्री पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा टू रियलाइजेशन. वैभव 10,560, संजय 5,280 एंड संतोष 3,960. अब हम ये थर्ड एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं. दैट संतोष इंसॉल्वेंट हो गया और ये सेंटेंस पढ़ लेता हूँ पहले मैं. संतोष कुड पे ओनली 20 पैसा इन अ रुपी ऑफ द बैलेंस ड्यू. पहले इसका मतलब समझ लो. 20 पैसा इन अ रुपी, जैसे 1 रुपये में 25 पैसा होता है तो 1 रुपया मतलब 100 पैसा हो गया. सो 20 पैसा इन 100 पैसा, 100 पैसे में से वो सिर्फ 20 पैसा दे सका. तो मैं इसको सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ. ये परसेंटेज है, हमेशा कोई भी परसेंटेज हम 100 ही अज्यूम करते हैं. सो 100 पैसा में से ये 25 पैसा दे सका. इसका मतलब 100% जो उस पर डेप्ट था उसका 25% ही संतोष पे कर पाया. रिमेनिंग 75% का उसको बाकी दोनों पार्टनर ने हेल्प किया. तो पहले सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि संतोष पे डेप्ट कितना है. तो अगर देखो संतोष के क्रेडिट साइड में कोई भी अमाउंट नहीं दिख रहा है पार्टनर्स कैपिटल में, तो सबसे पहले मैं आपको ये आज का सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है उस पर आपको आप ज़रूर अच्छी तरह कंसंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए. ये एडजस्टमेंट समझ में आ गई तो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का कोई भी प्रॉब्लम आपको इजीली आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स, I can see that there is nothing in the credit side of Santosh account, all amount to his debit side only. तो पहले मैं डेबिट साइड का टोटल कर लेता हूँ और वो टोटल मेरा आ रहा है 10,560. सेम आई विल राइट टू द क्रेडिट साइड. हाँ, अब मैं ऊपर कुछ लिखने से पहले ये जो बीच में मैंने स्पेस छोड़ा है, स्पेस में मैं आपको एक वर्किंग नोट दिखाने वाला हूँ, वो ज़रा अच्छी तरह समझ लो. That working note for distribution of संतोष deficiency. संतोष का जो पैसा संतोष नहीं दे पाया वो किस तरह वैभव और संजय ने कंट्रीब्यूट किया है वो हम अभी देखने वाले हैं. टोटल लाइबिलिटी डेप्ट ऑफ संतोष. संतोष का टोटल लाइबिलिटी अभी हमने देखा इतना पैसा 10,560 रुपया उसका टोटल डेप्ट था, टोटल ड्यू था. और इधर बोला है कि संतोष कुड पे 20 पैसा इन अ रुपी, 1 रुपये में से 25 पैसा संतोष पे कर सका. मतलब
मीन्स 25% ऑफ हिज डेप्ट वो पे कर पाया। तो 10,560 का 25%, 10,560 का 25% अगर मैं निकालूं, इट विल बी 2640। तो ये संतोष अपने प्राइवेट एस्टेट से, अपने घर से 2,640 इतना पैसा उसने घर से लाया फर्म में देने के लिए कि मेरा टोटल ड्यू है 10,560, जो देने के लिए मेरे पास नहीं है, उसका 25% हो रहा है 2640, मैं आपको पे करता हूँ। तो अब इस ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, संतोष विल बी द गिवर, संतोष गिवर हो जाएगा और फर्म रिसीवर हो जाएगा। तो ये एंट्री किधर आएगा, हमेशा जब भी कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, उसके प्राइवेट एस्टेट से जो पैसा हमें मिलता है, उसका एंट्री आपको हमेशा उस पार्टनर्स के क्रेडिट में करना है, बिकॉज वो गिवर है, और बैंक या कैश अकाउंट के डेबिट में करना है। तो चलो वो एंट्री पास कर लेते हैं। पहले देखो, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक लिखा मैंने 2640, क्योंकि संतोष गिवर है, संतोष के कॉलम में 2640, एंड बैंक के डेबिट में टू संतोष कैपिटल 2640। तो ये तो वो एंट्री पास हो गया कि संतोष ने 25% जो उसका ड्यू था, उसका 25% फर्म में जमा कर दिया। अब रिमेनिंग कितना है देखते हैं। अभी भी संतोष का डेप्ट बाकी है 7,920, और ये पार्टनरशिप में जब 3 पार्टनर खुशी में साथ थे, प्रॉफिट में साथ थे, तो आज जब एक पार्टनर को इतना लॉस हो रहा है कि घर से पैसा लाने के बाद भी वो पैसा पे नहीं कर पाता, तो रिमेनिंग 2 पार्टनर वो कैसे पे करेंगे, देखो उनके रेशो में पे करेंगे। सो रिमेनिंग डेप्ट शेयर बाय 2 पार्टनर तो 8:4 में, क्योंकि देखो रेशो क्या था, 8:4:3, जिसमें से 3 संतोष का था। तो संतोष तो ऐसे भी उसके पास पैसा नहीं है देने के लिए, तो बचे 2 पार्टनर कौन, वैभव और संजय। वैभव और संजय का रेशो क्या बन रहा है, 8:4। तो ये जो 7,920 है, ये वैभव और संजय 8:4 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे आपस में, और वो दोनों पे करेंगे। चलो पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखो वैभव कितना पे करेगा, 7,920 इंटू 8/12, तो आंसर आ रहा है 5,280। ये वैभव पे करेगा, तो मैं वैभव के कॉलम में एंट्री कर लेता हूँ। वैभव ये हेल्प कर रहा है संतोष को, तो पार्टनर्स कैपिटल में पहले आएगा बाय वैभव, और संतोष के कॉलम में 5,280, मतलब वैभव ने संतोष को 5,280 का हेल्प किया। अब देखते हैं संजय कितना हेल्प करेगा। नाउ 7,920 इंटू 4/12, दैट इज 2,640। ये 12 कैसे आया समझा ना, 8:4 है, तो 8 + 4 12 होता है। सो 12 में से 8 वैभव ने दिया और 12 में से 4 संजय ने दिया। चलो इसका भी एंट्री पास कर लेते हैं, बाय संजय 2,640। इस तरह देखो संतोष का भी दोनों साइड आपको टैली दिखेगा 10,560। अब इसका सेकेंड एंट्री पास करता हूँ। अभी एंट्री समझ लो, देखो मैंने बाय वैभव लिखा और संतोष के कॉलम में अमाउंट लिखा, फिर मैंने बाय संजय लिखा, अगेन संतोष के कॉलम में अमाउंट लिखा। तो अब इसका उल्टा करने जा रहा हूँ मैं। अब मैं डेबिट साइड में 2 संतोष लिखूँगा और वैभव के कॉलम में 5,280 और संजय के कॉलम में 2,640, क्योंकि इतने अमाउंट का दोनों ने उसको हेल्प किया है, तो उनके अकाउंट से इतना अमाउंट कट हो जाएगा। अब उनका अकाउंट क्लोज करते हैं। तो पहले वैभव और संजय का देखो क्रेडिट साइड 36,000 वैभव का आ रहा है, एंड 27,000 संजय का आ रहा है। देन वैभव के 36,000 में से उसका 9,600, 10,560, 5,280 मैं माइनस कर लेता हूँ, सो दैट बैलेंस आ रहा है वैभव का 10,560 और संजय का आ रहा है 14,280। उधर हमने देखो क्या लिखा है, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि एक ही अकाउंट बचा है हमारे पास। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में मैंने टू बैंक अकाउंट लिखा है, सो 100% इसका सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट के क्रेडिट में होगा, बाय वैभव 10,560 एंड बाय संजय 14,280। अब अगर मैं बैंक अकाउंट टैली करता हूँ तो देखो मेरे बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 62,640, और सेम अमाउंट देखो इधर अगर आप ये टोटल करते हो 60, 80, 40 हो गया,
कैरी 100, सो 9 प्लस 5 14 प्लस 2 16 का 640 तो लास्ट में आ रहा है. कैरी 1000 20 38 48 एंड 14 62. सो इस तरह 62,640 ये मेरा टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 9 ऑलमोस्ट सिमिलर टू टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 8 मैंने आपको आज टैली करके दे दिया. नाउ